members and others, आज के इस बालेश्वर अग्रवाल जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में सबका स्वागत है, अभिनंदन है। ये कार्यक्रम एआरएसपी के इंदौर चैप्टर द्वारा आयोजित किया गया है, इसके उनको मैं धन्यवाद देता हूं। आज का विषय है भारत का पड़ोसी देशों से संबंध एवं उसके वैश्विक प्रभाव, इंडियन रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज एंड देयर इम्पैक्ट एंड द ग्लोबल इम्पैक्ट। इसको शुरुआत करते हैं हम लोग गायत्री मंत्र से। मैं गायत्री मंत्र को प्रचार करूंगा, आप मेरे साथ गुनगुनाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सगल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके सुत्तम, पाप विनाशक एवं ज्ञान सुतेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशमान रहें और हमें सत्कर्म और प्रेरित करते हैं। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम सबसे पहले रमेश जी, जिनका घनिष्ठ संबंध था बालेश्वर जी से, उनके बारे में बताऊंगा। रमेश जी एक बाल काल से ही राष्ट्रीय स्वयं संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। वो आज कई शिक्षा एवं सामाजिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं। बालेश्वर जी के साथ इनके घनिष्ठ संबंध थे। मैं और रमेश जी दोनों एक एआरएसपी के डेलीगेशन भूटान गया था बहुत साल पहले, हम दोनों साथ थे। तब से मेरा इनका परिचय है, दोस्ती है। अभी कहा किसी ने ना कि जो चैप्टर्स में लोग मिलते हैं पक्के दोस्त बन जाते हैं, वैसे हम दोनों आज तक पक्के दोस्त हैं। आज तक हमारा संबंध बड़ा अच्छा रहा है। और रमेश जी 19 महीने आपातकाल में जेल में भी रहे। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो बालेश्वर जी के जो उनसे संबंध थे, जो उनके संस्मरण हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। रमेश जी, अपने आप को अनम्यूट कर लें। रमेश जी सुन रहे हैं मेरे को? रमेश गुप्ता जी, इंदौर चैप्टर के सेक्रेटरी। मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? अब आ रही है, आप अनम्यूट कर लिए। आज के इस वेबिनार में उपस्थित आदरणीय वीरेंद्र जी, श्री परांडे जी, डॉक्टर मिश्रा जी, बहुत सीनियर हमारे साथी चड्डा जी को मैं देख रहा हूं, और भी दिल्ली से अनेक लोग उपस्थित हैं, उन सबको प्रणाम। इंदौर चैप्टर के हमारे अधिकांश लोग आ गए हैं, उन सभी का इस वेबिनार में स्वागत है। आज 30 जनवरी का यह दिवस महात्मा गांधी जी का निर्वाण दिवस है। आज के दिवस स्वतंत्रता संग्राम के हमारे अनेक सैनिक की शहादत का दिन भी है, और आज का दिन हमारे आदरणीय बालेश्वर जी की बर्थ सेंटिनरी भी हम इस वर्ष मना रहे हैं। इन सब तीनों कार्यक्रम एक साथ एकत्रित हो गए हैं। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको आज इस प्रकार का सेमिनार करने के लिए मौका मिला है, अवसर मिला है। यह वर्ष हमारे संस्थापक थे, मैं कहूंगा माननीय बालेश्वर जी, उन्होंने बहुत कुछ किया है। उनके विषय में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा। हम उनकी स्मृति को आदर पूर्वक नमन करते हैं, वंदन करते हैं। हमारे लिए गौरव का विषय भी है कि हमारे चैप्टर की स्थापना उन्हीं की सब प्रेरणा से हुई है। सुप्रसिद्ध चिंतक, वक्ता, लेखक, विद्वान डॉक्टर ओम नागपाल जी के सौजन्य से आदरणीय बालेश्वर जी से मेरा परिचय हुआ। तदनुसार मैं उनके साथ, बालेश्वर जी के साथ मॉरिशस यात्रा पर गया। दिनांक 17 सितंबर 2000 को मैं इंदौर पधारे थे। बालेश्वर जी इंदौर आए और उन्होंने नगर के श्रेष्ठी जनों के, हमारे जितने भी मित्र लोग थे और अच्छे लोग थे, जो नगर के प्रसिद्ध लोग थे, प्रोफेसर थे, डॉक्टर्स थे, उन लोगों के साथ में एक चर्चा मीटिंग आयोजित की गई, और वहां उन्होंने एआरएसपी के विषय में विस्तृत जानकारी दी, और यह तय हुआ कि हम इंदौर में चैप्टर की स्थापना करें। तत्पश्चात दिनांक 17/12, 2-3 महीने के बाद ही इंदौर चैप्टर की विधिवत स्थापना हुई।
इंदौर चैप्टर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे, जिसमें श्रेष्ठ वक्ताओं के व्याख्यान, संगीत, मिलन, सहभोज आदि कार्यक्रम रहे हैं। इसके साथ साथ इंदौर चैप्टर के सदस्यों ने विभिन्न विदेश यात्राओं में भी भाग लिया है, अनेक शिष्टमंडलों में गए हैं। पहली बार तो मैं मॉरिशस गया था आदरणीय बालेश्वर जी के साथ में। उसके बाद हम 3 सदस्य, मेरे साथी शैलेंद्र जी पशीने, मैं और श्री हेमंत धौले, हम लोग ईस्ट एशिया की तरफ गए थे, जहां थाईलैंड, कुआलालंपुर, सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका ऐसे स्थानों पर गए। तीसरी बार हमारे एक साथी चाइना की विजिट पर गए थे, हेमंत धौले जी। इसके बाद फिर हम लोग 3 लोग गए और उसके अंदर हमारे कोठारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो कोठारी जी, मैं, सुमत प्रकाश जी जैन, हम तीनों लोग मिलकर के और चाइना की यात्रा पर गए थे। तो यहाँ का बड़ा एक्टिव हमारा पार्टिसिपेशन रहा है। इंदौर चैप्टर में बहुत अच्छे हमारे सदस्य हैं, सतत गतिविधियां यहाँ चलती रहती है। अब मैं कुछ बालेश्वर जी के विषय में बताऊंगा। गत 1997 से उनसे मेरे जो संबंध बने वह अटूट बन गए। उनके साथ अनेक स्मृतियां जुड़ी हुई है। उनका संगठन कौशल, दूरदृष्टि, देश के राष्ट्र प्रमुखों, राजनयिकों से उनके प्रगाढ़ संबंध और उनसे सतत संवाद चलते रहते थे। उनका सदस्यों के साथ में अत्यंत आत्मीय संबंध होता था, बिल्कुल घर जैसा, जैसे हमारे परिवार के कोई बड़े आदमी हो, ऐसा बिल्कुल सबसे जुड़ जाते थे। सुव्यवस्थित कार्यशैली थी उनकी, हर चीज उनको बिल्कुल सिस्टमेटिक चाहिए थी। उसके साथ साथ में योजनाबद्ध रूप से कार्यक्रम आयोजित करते थे। जितने भी कार्यक्रम उनके द्वारा आयोजित किए गए इतने योजनाबद्ध होते थे, कितनी बजे से लेकर यहाँ पर यहाँ भ्रमण होगा, यहाँ होगा, इनसे मुलाकात होगी। ये उनका बहुत बड़ा अच्छा पक्ष था। फिर विश्व बंधुत्व का भाव लेकर विदेशों में स्थित भारतवंशियों के साथ उनके पारिवारिक संबंध हो गए थे। आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गए हैं आप। हमारे जितने दूतावास रहते थे एक समय में, उन दूतावासों में ये स्थिति बनती थी कि भारतीय और भारतवंशियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। अभी तो अन्य परंतु ये जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रूप से अशासकीय राजदूत बनकर के काम करते थे। उनकी समस्याएं होती थी, उन समस्याओं को आकर बोलते थे, बताते थे यहाँ के राजनयिकों से, यहाँ के राजनेताओं से, और उन समस्याओं को हल करने का प्रयास करते थे। उनके साथ 8 दिवसीय मॉरिशस यात्रा में हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। वे सामान्य टूर में हमको कभी उपलब्ध नहीं करते थे। अभी हमारे केंद्र जी बता रहे थे कि सामान्य टूर में हम जाते थे, हम घूम घाम करके आ जाएंगे, पर यहाँ हमको जिस प्रकार की गतिविधियां उनके साथ में होती थी, तो उनकी विशेषता थी सुव्यवस्थित समयबद्ध यात्रा कार्यक्रम जो हमने महसूस किया, रहने भोजन की उत्तम व्यवस्था की थी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी नवीन जी राम गुलाम से हमारी भेंट कराई उन्होंने। सोच भी नहीं सकते थे कि हम किसी देश के प्रधानमंत्री से हम भेंट कर सकते हैं, परंतु उनके साथ में बड़े सौमनस से अच्छे वातावरण में उनसे चर्चा हुई। स्पीकर वहां मॉरिशस के रमेश जीवलाल थे, उनसे भेंट हुई। पार्लियामेंट में भ्रमण कराया हमको। भारत भवन में जो हमारे उच्चायुक्त थे श्री श्याम शरण जी, उनके साथ में हमारी भेंट हुई। उन लोगों ने हमारे स्वागत के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा। वहां पर उन लोगों ने हम लोगों के लिए बड़ा स्नेहपूर्ण व्यवहार हुआ और अल्पाहार के साथ स्वागत हुआ। एक सबसे अच्छा हमको अनुभव हुआ है जिसको हम बोलते हैं 13वां ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग तो भारत में है और 13वां ज्योतिर्लिंग मॉरिशस में है। उस ज्योतिर्लिंग के हमको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और गंगा तालाब को देखा हमने। ये हम देख ही नहीं सकते थे, सामान्य टूर वाले लोग तो जाते भी नहीं है। ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट में शिवरात्रि पर दर्शन, स्वामी कृष्णानंद जी के आश्रम को विजिट करने का मौका मिला, और उस आश्रम में हमको ऐसा लगा कि हम भारत में आ गए हैं, एक मिनी भारत में है। वहां के लोगों के साथ में हमने भजन गाए, भोजन किया, और बड़े आराम से हमने 3-4 घंटे उनके साथ में हमने बिताए। एक बहुत अच्छी उन्होंने कल्पना की थी
बालेश्वर जी ने कि मॉरिशस में गए तो प्रतिदिन संध्या को वहां जहां हम ठहरे थे उस स्थान पर अनेक लोगों को बुलाते थे। कभी कोई कवि लोग आ रहे हैं, कभी कोई लेखक आ रहे हैं, कभी कोई राजनेता आ रहे हैं, उन सब से हमारी भेंट होती थी और चर्चा होती थी। रामायण सेंटर में राजेंद्र अरुण जी से भेंट हुई। मॉरिशस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज में वहां के उद्योगपतियों से संवाद हुआ और अनेक स्थानों पर टूरिस्ट प्लेस पर घूमने का भी हमको मौका मिला। यह बड़ी अविस्मरणीय यात्रा थी। उनकी योजना और कार्यशैली और क्षमता गजब की थी। भूटान में हम महाराजा भूटान के अतिथि बनकर एक सुंदर होटल में हमको ठहराया गया। उनकी पार्लियामेंट, उनके प्रधानमंत्री, उनसे भेंट, महाराजा साहब से प्रत्यक्ष रूप से हमारी भेंट हुई और भारतीय दूतावास में सांस्कृतिक कार्यक्रम और वहां सहभाग आयोजित हुआ। हम ईस्ट एशिया यात्रा पर गए। वहां भी हमने अनुभव किया कि सिंगापुर में हम लोग सिंगापुर इंडियन डेवलपमेंट एसोसिएशन सिंडा के हमारे जो भारतवंशी लोग हैं उनके साथ में भेंट हुई। उन लोगों के साथ स्वागत हुआ, गीत, कविताएं और बहुत अच्छा विचारों का आदान प्रदान हुआ। वहां भी उन लोगों ने हमारे लिए सहभोज आयोजित किया था। इस प्रकार से मलेशिया में वहां के प्रवासी बंधुओं ने एक होटल में हमारा स्वागत किया। चाइना में हमारे शिष्टमंडल की वहां के उद्योग मंत्री के साथ चर्चा हुई, संवाद हुआ। यह सब इतना सरल नहीं है। सभी स्थानों पर हमारा वीआईपी जैसा स्वागत हुआ जो हम सोच भी नहीं सकते थे, कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वे भारत माता के सच्चे सपूत थे। उन्होंने अपने पुरुषार्थ से एआरएसपी के माध्यम से विश्व भर के प्रवासी भारतीयों को जोड़ रखा था। उनके लिए मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता का जैसे अटूट संबंध था, वैसा ही नवीन राम गुलाम जी से था, अनिरुद्ध जगन्नाथ जी से था, फिजी के महेंद्र चौधरी जी से था और भारत सरकार के अनेक मंत्री, राजनयिक अधिकारी और राजदूतों से उनके निकट के संबंध थे। प्रवासी भारत भवन उनकी स्मृतियों को समेटे हुए उनकी गौरव गाथा गा रहा है। हम सब की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। वे महामानव थे, राष्ट्र प्रेमी थे, वे कार्यनिष्ठ थे, वे स्थित प्रज्ञ थे, वे भारत वंशियों के सच्चे हितैषी थे। वे बहुत बहुत प्रणाम, वंदन बालेश्वर जी आपको और आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद रविंद्र जी। आपके सब सुन के मुझे अपने संस्मरण याद आ गया बालेश्वर जी के साथ। तो मौका लगा तो मैं भी सबका शेयर करूंगा। अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर प्रभु नारायण मिश्रा जी, इंदौर चैप्टर जो प्रेसिडेंट भी हैं। डॉक्टर मिश्रा जी इज नेशनल एंड रामायण चेतन नवाज सीकरो भाई। सर आपके वहां से हो रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम। डॉक्टर मिश्रा जी रामायण महाभारत पुराणों के प्रबंधन एवं नीति के आपका आधिकारिक इनका परिचय इतना लंबा है। यदि मैं पूरा परिचय शायद कार्यक्रम खत्म हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करें। आपका प्रेम काफी है, बस समय को ध्यान में देख मैं आपसे आग्रह करूंगा अपने विचार भारत का एवं उसके वैश्विक प्रभाव अपने विचार रखें। एक मिनट के लिए प्रार्थना है जी। ये जो इको आ रही है वो किसी एक सज्जन ने 2 जगह से लॉगिन किया हुआ है। मेरी सब सदस्यों से निवेदन है कि देखें कहीं आपने 2 जगह से तो नहीं, 2 अगर आपने गैजेट से अगर लॉगिन किया तो वो इको करेगा ही। आपका अनुमान हमारे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक है। मुझे भी इसका अनुभव पहले कभी हो चुका है। एक व्यक्ति एक ही इंस्ट्रूमेंट से लॉगिन करें। मैं उम्मीद करता हूं मेरी आवाज पहुंच रही है। जी हाँ। आदरणीय मल्होत्रा जी, श्याम परांदे जी, इंदौर चैप्टर के आदरणीय सचिव श्री गुप्ता जी और हमारे समस्त आदरणीय देवियों
और सज्जनों, क्योंकि कुछ देवियों के नाम भी मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं, ये मेरे लिए बहुत खुशी का विषय है, प्रसन्नता की बात है कि मैं इस मौके पर माननीय बालेश्वर जी की जन्म शताब्दी जब मनाई जा रही है, उस पर इस सेमिनार में बोलने का मौका मुझे दिया गया है। एक बहुत छोटा संस्मरण मैं बताना चाहूंगा, 30 सेकंड से ज्यादा वक्त उसमें नहीं लूंगा। मेरी पहली मुलाकात माननीय बालेश्वर जी से भारतवर्ष के यशस्वी पूर्व IAS अधिकारी श्री बसंत कुमार गोस्वामी जी के पहल पर हुई थी, उनके घर पर हुई थी। उस समय ये बातचीत हुई थी कि वो इंदौर आएंगे और इंदौर चैप्टर की वो स्थापना करेंगे। ये कहना न होगा कि अत्यंत ऊर्जा से भरे हुए, प्रेरणा देने वाले वो व्यक्तित्व थे। अब मैं इस विषय पे आता हूं, भारत का पड़ोसी देशों से संबंध और उसके जो इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस हैं वर्ल्ड रिलेशनशिप और वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर, उसकी बातचीत करना। इस बातचीत पर जाने के पहले मैं 1971 स्मरण करना चाहता हूं, जब बांग्लादेश के उद्भव की प्रक्रिया हो रही थी। सिक्किम भारतवर्ष का अंग नहीं था। UN जनरल असेंबली में जिन जिन लोगों ने भारत के विरोध में वोट किया है, उनका नाम गिना देना चाहता हूं। जाहिर है पाकिस्तान ने भारत के विरोध में वोट दिया था। सिक्किम, नेपाल, भूटान, वर्मा, श्रीलंका, इतने हमारे जो इर्द गिर्द पड़ोसी देश हैं, उन सब ने UN जनरल असेंबली में 1971 में भारतवर्ष के विरोध में इंडो पाक हॉस्टिलिटीज पर वोट डाला है। इससे एक निष्कर्ष तो ये निकलता है कि, और उसमें बड़ी मजे की बात यह है कि नेपाल का तो हम पालन पोषण करते थे, और नेपाल ने भारतवर्ष के विरोध में 1971 में वोट डाला है UN जनरल असेंबली में। ये आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। हमारी बातचीत में नेपाल का बारंबार संदर्भ आएगा, और इस बीच मैंने नेपाल पर कुछ साहित्य का अध्ययन किया। एक दो बार मुझे नेपाल जाने का एकेडमिक कार्यों से मौका भी मिला है, और वहां के कुछ बुद्धिजीवियों से मेरा संपर्क हुआ। उनका ये कहना है, जन सामान्य का, वहां के राजनेताओं की बात मैं नहीं करता हूं, कि वे भारत को अपना बड़ा भाई मानते हैं, जनरल पब्लिक, और इस नाते वो भारत से चाहते सब कुछ है, पर मांगना कुछ भी नहीं चाहते। ये उनकी साइकोलॉजी है। तो एक प्रोफेसर साहब से जब मेरी बात हो रही थी काठमांडू विश्वविद्यालय के, तो वो कहते हैं कि आप हमारे बड़े भाई हो, आपको पता होना चाहिए हमको किस चीज की जरूरत है। बार बार हमको आप विवश क्यों करते हैं कि हम आपके सामने अपना निवेदन पेश करें। और एक ऐसे ही अनौपचारिक संगोष्ठी में एक सज्जन ने तो यहां तक भी कहा कि सर, आप हमको तो देशी नहीं मानते हो, आप तो हमें भारतवर्ष का ही हिस्सा मान के चलते हो, लेकिन हम एक देश हैं, उस प्रकार का हमको सम्मान आप दें। और इतना ही नहीं, हम आपको बड़ा भाई मानते हैं जब, तो आप पता लगा लीजिए हमें कब किस चीज की जरूरत है, और वो बिना मांगे दे दिया करिए। मांगने पर आप हमें देते हैं, ये बात ठीक नहीं है। ये तब की बात है जब भारत और नेपाल के बड़े अच्छे संबंध थे। उन संबंधों में जब से खटास आनी शुरू हुई, जब वहां से राज्यतंत्र समाप्त हुआ, और जब वहां पर कम्युनिस्टों की सरकार आई, तब वो भारत से उनके रिश्ते ब्लो हार्ट और ब्लो कोल्ड के चलते रहे। इसके बाद आप ये देखते हैं कि कभी नेपाल चीन की तरफ झुकता है, और कभी वहां जब उसकी आकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, तो वो भारत के पाले में फिर से आना चाहता है। ये 2 महीने के घटनाक्रम को यदि आप देखें भारत नेपाल संबंधों में, तो आप ये पाएंगे कि वहां पर अभी जो राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त है,
उसमें नेपाल चीन की तरफ झुका, वहां उसके हित पूरे नहीं हुए, फिर वो भारत की तरफ फिर से वापस आया। इस चीज को पृष्ठभूमि में रख करके हम थोड़ा कौटिल्य की बात करना चाहेंगे। जो बात कौटिल्य कहता है देशों के पड़ोसियों के संबंध के बीच के लिए, और वो बात हमारे जो पड़ोसी हैं, अगल बगल रहने वाले लोग हैं, उनके विषय में वो बात नहीं है। देशों के विषय में है तो उनको अपने बगल में रहने वाले व्यक्ति पर लागू ना कर दीजिएगा। कौटिल्य कहता है कि जिस देश से आपकी सीमाएं लगी हुई हैं वो आपका स्वाभाविक दुश्मन है, और उसके बाद का जो देश है वो आपका स्वाभाविक मित्र है। कौटिल्य के अनुसार पाकिस्तान हमारा स्वाभाविक शत्रु है और अफगानिस्तान हमारा स्वाभाविक मित्र है, और इतिहास इस बात को प्रमाणित करता है। चीन हमारा स्वाभाविक दुश्मन है। रूस और चीन की एक जमाने में राजनीतिक विचारधारा एक रही है, दोनों कम्युनिस्ट देश थे, लेकिन चूंकि उनकी जो है सीमाएं एक दूसरे से मिलती हैं, इस नाते रूस और चीन के बीच में भी, तत्कालीन सोवियत यूनियन और चीन के बीच में भी बहुत सारे सीमा विवाद हुए हैं। बांग्लादेश से सीमा विवाद होता रहता है, श्रीलंका से सीमा विवाद होता रहता है, सिक्किम तो अब खैर भारतवर्ष का हिस्सा है। इन सारे पड़ोसी देशों से कभी न कभी हमारे विवाद और तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। सवाल इस बात का है, इनमें से किसी भी देश की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है कि हमारे समकक्ष वो खड़ा हो सके या वो हमसे आंखें मिला सके। एक ही ऐसा स्थान है जहां उनके पास कुछ शक्ति है, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली, जहां उनका भी एक वोट है और हमारा भी एक वोट है। तो वहां पर हमारे विपरीत, हमारे विपक्ष में वो मतदान करके हमें कुछ तकलीफ पहुंचा सकते हैं, कुछ क्षति पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा इन पड़ोसी देशों से अपने को कोई बहुत लाभ मिलना संभव नहीं है। बात हो सकता है बहुत सारे लोगों को ठीक न लगती हो, पर इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास आंकड़े हैं। चीजें हम उनको सस्ते दामों पे भेजते हैं, पैसा हम उनको भेजते हैं, दवाइयां हम उनको भेजते हैं, उपकरण, खाद्य सामग्री हम उनको प्रदान करते हैं। तो ये तो देते रहो देते रहो देते रहो का ही रिश्ता है। और इनके सुरक्षा को लेकर के भी जो परेशानियां पैदा होती हैं, उस समय भी हम इनकी मदद करने के लिए खड़े होते हैं। वर्मा ने सहयोग करना शुरू कर दिया है। वर्मा में जो आतंकवादी कैंप बने हुए थे, भारतीय सेना को उसने वेलकम किया और बिल्कुल फ्री एक्सेस दिया और कहा कि उन आतंकवादी कैंपों को जाके आप नष्ट करिए और वर्मा की सरकार आपका साथ दे रही है। ये हैं हमारे पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते। अब सवाल इस बात का पैदा होता है कि इन रिश्तों के प्रबंधन का काम कैसे किया जाए। 2200 वर्ष पहले कौटिल्य ने जो सूत्र दिया है, साम दाम दंड भेद, वह सूत्र भी वो राज्यों के बीच संबंधों के लिए दिया है, अपने देश में अपने अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं उनके लिए नहीं दिया है। साम का मतलब है कि अगर पड़ोसी देश आपसे मजबूत है, दुश्मन तो वो ही है कौटिल्य के अनुसार, तो उससे दोस्ती गांठ लीजिए, उससे मित्रता कर लीजिए। इंटरिम पीरियड में आप अपनी ताकत विकसित करते रहिए, और जब आप उससे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएं, स्पष्ट कौटिल्य संकेत करता है, तब उसका टिटुआ मरोड़ दीजिए। साम, मित्रता करिए तब तक जब तक आप उससे अधिक शक्ति हासिल नहीं कर लेते। दूसरी नीति वो कहता है दाम, खरीद लो उस पड़ोसी देश को। आप देखिए किस तरह से खरीद लो, उसमें इतना इन्वेस्टमेंट कर दो
उसमें इतना पैसा लगा दो कि उस पड़ोसी देश को उस पैसा वापस करने की उसकी हैसियत खत्म हो जाए, जैसा आज चीन पाकिस्तान के साथ कर रहा है। वो अपना इन्वेस्टमेंट वहां बढ़ा रहा है और जाहिर है उस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से चीन पाकिस्तान को खोखला करना चाहता है। दंड, पनिश एंड फिनिश। अब जब आपने ताकत हासिल कर ली है तो दंड दो उसको, दंड दो उसको। और भेद, अगर ये सारी नीति नहीं काम कर रही है तो वहीं के लोगों में आपस में फूट डालो और उनको लड़ा दो। ये बात क्रूरतापूर्ण लग सकती है, ये बात अमानवीय भी लग सकती है, लेकिन देश हित में ये सब करना होता है, अपने व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, पर देश हित में हमें इस प्रकार का काम करना होता है। अब आप एक एक दो दो देशों का मैं उदाहरण लेना चाहूंगा। पाकिस्तान का उदाहरण लेने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह रोग नेशन है, यह दुष्ट देश है, और यह न केवल इस देश के लिए, हमारे मातृभूमि के लिए, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए रोग नेशन है, ये दुष्ट राष्ट्र है। इसका विश्व के मैप पर होना ही संपूर्ण राष्ट्रों और मानवता के लिए कष्टकर है। इसको तो जितने जल्दी खत्म कर दिया जाए उतना अच्छा होगा, और इस दिशा में हमारी केंद्रीय सत्ता को हर प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, इस नाते राजनीतिक रूप से मर्यादित भाषा बोलने का मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, ऐसा ही करना चाहिए। जब बांग्लादेश को भारतवर्ष ने तोड़ करके अलग किया, तब से ये पाकिस्तान की शेखी कुछ कम हुई है। अब सिंध और बलूचिस्तान को भी और उससे अलग होना चाहिए। वही विश्व शांति के लिए आवश्यक है, इसके बिना विश्व शांति संभव नहीं है। सब जानते हैं वो आतंकवाद की प्रयोगशाला है, आतंकवाद की नर्सरी है, आतंकवाद को प्रोत्साहित करने का वो काम करती रहती है। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान को पानी हम पिलाते हैं। जब बड़ी बड़ी लड़ाइयां हमारी पाकिस्तान के साथ हुई, 62 वाली, 65 वाली, 71 वाली, तो भी हमने उनको बिना पानी के नहीं मारा है। और जब लड़ाई हो रही है तो हमारी उनकी जो जल संधि है उसको बनाए रखने का हमें कोई औचित्य नहीं लगता है। या तो वो सरेंडर करें या अपने लिए जल का कोई दूसरा विकल्प सोचें। आपको मैं एक बात याद दिलाऊं, जब माननीय मोरारजी देसाई भारतवर्ष के प्रधानमंत्री थे और प्रेसिडेंट दाऊद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे, एक निजी बातचीत में, डिप्लोमेटिक बातचीत में प्रेसिडेंट दाऊद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि ये जो दुष्ट पाकिस्तान है ये आपको भी कष्ट देता है और मुझे भी कष्ट देता है, तो आइए इसको बांट के दोनों मिलके हजम कर दें। हम आधा आप खा जाओ, आधा हम खा जाते हैं। ये गुप्त राजनीतिक बात थी, और राजनीति में इस प्रकार की गुप्त बातें होती हैं। पर मोरारजी देसाई ने न जाने किस पड़ोसी धर्म का पालन करते हुए इस बात को उन्होंने मीडिया में डाल दिया कि वो प्रेसिडेंट दाऊद ने ऐसा प्रस्ताव रखा था कि पाकिस्तान को हम दोनों बांट बूंट करके खत्म कर दें। हिंदुस्तान की किरकिरी हुई, देश की बदनामी हुई, वर्ल्ड मीडिया में भारतवर्ष का कंडेमेशन हुआ, अफगानिस्तान का भी हुआ, और उसके बदले में हमारे प्रधानमंत्री को निशाने पाकिस्तान, मोरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान, उनका जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो प्राप्त हो गया। इसके बाद पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ऐसा हो हल्ला मचा कि यही एक मोरारजी देसाई बचे हुए थे जिनको निशाने पाकिस्तान दिया जाना था, और उनको सम्मान वो दिया भी नहीं गया। एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का अफसर पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का हुआ करके बॉम्बे में उनके फ्लैट या जहां कहीं भी वो रहते थे, वो कागज निशाने पाकिस्तान का
वो प्रमाण पत्र देता है। थोड़ा विषय अंतर हो गया। हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंध मधुर रखने की तुलना में उसके बाद वाला जो देश है उससे हमें अपने प्रगाढ़ संबंध रखने चाहिए। जैसे ओवर द ईयर हमारे और रूस के संबंधों में प्रगाढ़ता बनी रही है। आपको याद होगा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब भारतवर्ष के विदेश मंत्री थे तो उन्होंने रूस के साथ बहुत सारे कंसेशंस किए, अपने रिश्तों को मजबूत करने का उन्होंने काम किया। तो एक बार एक अखबार नवीस ने उनसे पूछा कि आप तो रूसी व्यवस्था के आलोचक रहे हैं, रूस के रिश्तों के भी आलोचक रहे हैं, तो ये आप क्या कर रहे हैं? तो माननीय वाजपेयी जी का जो बड़ा फ्रैंक उत्तर था वो उत्तर यही था कि जब वो सारी बातें मैं कहता था तो मैं प्रतिपक्ष का नेता था और आज मैं भारतवर्ष का विदेश मंत्री हूं, तो विदेश मंत्री के रूप में हमारी दृष्टि अलग होगी और नेता प्रतिपक्ष के रूप में हमारी दृष्टि अलग होगी। तो इन पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में मोल तोल हमें अच्छी प्रकार से करना चाहिए और उसके बाद का जो देश है, जैसे हमें रूस से अपने संबंध मजबूत रखने चाहिए, जैसे हमें अफगानिस्तान से अपने संबंध मजबूत रखने चाहिए, इन सारे देशों से मजबूत संबंध रख करके जो हमारे रोग नेशंस हैं, हमारे जो दुष्ट पड़ोसी हैं, उन पड़ोसियों पर हम उचित दबाव बना सकते हैं। ट्रेड स्टेटिस्टिक्स के अनुसार अगर आप देखें तो आज भी पाकिस्तान के साथ हमारा बहुत ज्यादा विदेश व्यापार होता है और एक जमाने में तो मोस्ट फेवर्ड नेशन था विदेश व्यापार के लिए। वो तो माननीय मोदी जी की सरकार ने उसका मोस्ट फेवर्ड बिजनेस पार्टनर का जो दर्जा था उस दर्जे को खत्म किया है, लेकिन इनसे मोल तोल अच्छी प्रकार से कर लेना चाहिए जिससे ट्रेड बैलेंस उनके पक्ष में न हो करके वो हमारे देश के पक्ष में हो। ऐसा ही बर्ताव हमें श्रीलंका से करना चाहिए, ऐसा ही बर्ताव हमें बांग्लादेश के साथ करना चाहिए, ऐसा ही बर्ताव हमें अन्य पड़ोसी देशों के साथ करना चाहिए, क्योंकि कब ये कल्थी खा जाएंगे, कब ये गिरगिट की तरह अपना रंग बदल देंगे, कब हमारे दुश्मन देश के खेमे में जाके ये खड़े हो जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। और ऐसा अनेकों बार हुआ है। नेपाल का मैंने उदाहरण दिया और आप ये देखिए कि जब हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का विज्ञापन निकलता है उसमें हम सिटीजन्स ऑफ नेपाल, पहले हम उनको सब्जेक्ट्स ऑफ नेपाल कहा करते थे, अब उनको हम सिटीजन्स ऑफ नेपाल कहते हैं। हम उनको अपनी शासकीय सेवाओं में स्थान देते हैं। देश के सेंट्रल सर्विसेज में उनके चुने जाने के लिए हमने एलिजिबिलिटी डाल रखी है कि जो नेपाल की जो सिटीजन्स हैं वो भी इंडियन सिविल सर्विसेज में एक दो को छोड़ करके बाकी में भागीदारी कर सकते हैं। गोरखा रेजिमेंट है, बहुत जमाने से है। गोरखास तो प्रोफेशनल फाइटर्स हैं, आप सब जानते हैं। प्रोफेशनल फाइटर का कि जो उनको पैसा देगा उसकी तरफ से वो लड़ने लगेंगे। उसको लेकर के भी 3 महीने पहले कुछ साजिश हुई कि भाई गोरखे सैनिक भारतवर्ष के लिए नहीं लड़ेंगे। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 3 माह पुरानी बात है। तो उस दृष्टिकोण से आप देखिए कि जो सदियों से हमारा उनका संबंध चला जा रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध में गुलाम भारतवर्ष में की सेना जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ी है उसमें भी भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट ने हिस्सेदारी की थी। अब चूंकि वो भारतीय नागरिक नहीं है, वो नेपाल के नागरिक हैं, इस नाते उस पर भी लोगों ने प्ले करना शुरू कर दिया है कि इन गोरखे सैनिकों को भड़काओ, भारतवर्ष के विरुद्ध इनको भड़काओ कि इनका जो समर्पण और प्रेम है वो भारत भूमि के प्रति नहीं है। अभी तो उसमें वो सफल नहीं हो पाए हैं, परंतु आगे भी गोरखा सैनिकों को जो भारतीय सेना के अंग हैं उनको भड़काने में लोग सफल नहीं हो पाएंगे।
इसके सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। हम कई बार कहते हैं कि हमारी शेयर्ड कल्चर है। शेयर्ड कल्चर तो हमारी पाकिस्तान के साथ भी है। आखिरकार बच्चा तो अपना ही है ना, भले ही नालायक निकल गया है। शेयर्ड कल्चर हमारी नेपाल के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, श्रीलंका के साथ है, सिक्किम तो अपना ही है, भूटान के साथ है। किसके साथ हमारी शेयर्ड कल्चर नहीं है? लेकिन जब राष्ट्रीय उन्माद पैदा किया जाता है तो लोग इस शेयर्ड कल्चर को भूल जाते हैं और उस उन्माद में आकर के बड़ी जो शक्ति है उस शक्ति पर प्रहार तो ये नहीं कर सकते, पर चोंच तो मार सकते हैं। तो वो चोंच मारने का काम इन देशों ने किया है। ऐसा नहीं है कि उन चोंच मारने का काम इन लोगों ने नहीं किया है। तो हमें उनकी चोंच को भी बहुत पैनी नहीं होने देना है। हम समर्थ हैं, हमें इन्हें कर्जा देना चाहिए। दाम कर्जा देकर के इनके ऊपर इकोनॉमिक नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। राष्ट्रहित की बात तो यही है। क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, इस नाते मैं ऐसे साफ साफ कह सकता हूं, पर चुपके चुपके हमारी सत्ता को, हमारी सरकारों को, वो किसी को की भी हो, ये करना चाहिए कि इनको आर्थिक रूप से, टेक्नोलॉजी के रूप से, व्यवसायिक रूप से अपने पास ही रखना चाहिए, जिससे इनकी चोंच ज्यादा नुकीली न हो सके। और उसके बगल का जो देश है उससे हमें बहुत प्रगाढ़ मित्रतापूर्ण संबंध रखने चाहिए, रिसर्च शेयर करनी चाहिए, बिजनेस शेयर करना चाहिए, कल्चर शेयर करनी चाहिए, टूरिज्म में हमें उनको एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए। तो ऐसा ही रिश्ता मुझे लगता है कि मुझे अपने पड़ोसियों के साथ रखना चाहिए। समराइज कर दूं मैं, पाकिस्तान को तोड़ने और विभाजित करने के लिए जो भी शक्तियां कार्य करें वे सम्मान की पात्र हैं और महान देशभक्त हैं, वो भारतवर्ष की हों या भारतवर्ष के बाहर की हों। एक बड़े राजनयिक जो दिवंगत हो गए हैं, व्यक्तिगत चर्चा में एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि जीवित रहते हुए अगर मैंने पाकिस्तान को खोखला न कर दिया तो मैं ये मान लूंगा कि मैं मनुष्य पैदा नहीं हुआ था, मैं कुत्ता पैदा हुआ था। और पूरे जीवन वे इस बात के लिए प्रयत्न करते रहे कि इसकी जड़ों में किस प्रकार से मट्ठा डाले। वो डालना होगा आपको, वो करना होगा आपको। इनको कर्जा दे दीजिए, इनको टेक्नोलॉजिकली अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाइए, इनकी एजुकेशन को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाइए। ये सारी चीजें आपको करनी होंगी और उन्हीं देशों में साम दाम दंड भेद इत्यादि का प्रयोग करते हुए हिंदुस्तान के लॉयलिस्ट पैदा करिए, भारत के वफादार, भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते रखने वाले पैदा करिए। एक और श्रीमान इस देश के कभी गृह मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया कि जितने भी भारतीय गुप्तचर तंत्र हैं, शिंदे महोदय ने नाम ले रहा हूं मैं, उन्होंने वो सारी की सारी लिस्ट पब्लिक कर दी कि ये भारतवर्ष का जासूसी तंत्र है जो दुनिया में फैला हुआ है। आईबी के एक रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर ने एक साइंड आर्टिकल लिखा ये कहते हुए कि माननीय गृह मंत्री, आपको मालूम है आपने क्या कर दिया है? कितने करोड़ अरब रुपए हमने खर्च किए थे ये नेटवर्क बनाने में, उन नेटवर्क को आपने एक्सपोज कर दिया है, हमारे देश की क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी है। और क्या आप सोचते हैं कि इस प्रकार का नेटवर्क अब भारतवर्ष के लिए फिर से बड़े आसानी से बना पाना संभव होगा? तो इस प्रकार का जो बर्ताव, ओछा व्यवहार राजनीतिज्ञों द्वारा कभी कभी कर दिया जाता है वो निंदनीय है। समराइज करना चाहता हूं, पड़ोसियों पर बहुत विश्वास न रखिए, उसके बाद वाले देशों से अपनी दोस्ती ज्यादा बनाइए, लेकिन हाँ उनको इस प्रकार की मदद जरूर करते रहिए कि जब आप उस मदद को विड्रा कर लें
तो उनकी एजुकेशन, उनकी पॉलिटी, उनकी इकोनॉमी सब की सब ध्वस्त हो जाए। यही एक तरीका है उनके ऊपर नियंत्रण रखने का और उनसे समुचित लाभ लेने का और उन्हें अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखने का, उनसे बहुत वफादारी और दोस्ताना रिश्ते की उम्मीद करना, ये हमारे ख्याल से ये आकाश कुसुम चुनने के समान है। आपने मुझे मौका दिया, हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को खराब लगी हो, मैं उनसे सबसे क्षमा याचना करते हुए माननीय बालेश्वर जी के लिए पुनः आदर और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद जी। आपने ठीक कहा कि चाणक्य नीति के अनुसार हमें अपने दोस्ती से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। और उनको कैसे वश में किया जाए, उनको कर्जा दे के, उनको किसी प्रकार से, अगर अपने से मजबूत देश है तो थोड़ा सा निम्न के किस प्रकार से उनसे जब मौका लगे तो मरोड़ दें, ये लगता तो ठीक है। लेकिन भूटान इज अवर बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ वेरी गुड फ्रेंड्स आल्सो, एक्सेप्शन में भी देयर। एनीहो, बड़ा अच्छा लगा आपका टॉपिक और ये आपने बताई, धन्यवाद इसके लिए। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री अपने एम्बेसडर, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता जी से। इससे पहले मैं 2 लाइनें उनके बारे में बता दूं। एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता जी रिटायर्ड फ्रॉम फॉरेन सर्विसेज few years ago. He has served as Indian High Commissioner in many countries and has also many distinct assignments and positions. He has also edited several books. At present, he is the president of Antarrashtriya Yog Pariषद, our president for the second term. With these words, I request Friendly Ambassador Vidya Gupta ji to please give his talk. धन्यवाद मल्होत्रा जी। हमारे इंदौर चैप्टर के प्रेसिडेंट डॉक्टर पी.एन. मिश्रा जी, जिनको हमने अभी सुना, रमेश जी गुप्ता और शैलेंद्र जी, परांडे जी हमारे सेक्रेटरी जनरल भी प्रेजेंट हैं आज के सेमिनार में, उनको भी ग्रीट करना चाहता हूं, और मल्होत्रा जी और हमारे बहुत सारे सीनियर ARSP के मेंबर्स, आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे कोरोना के मुश्किल वक्त पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम मिल रहे हैं और मुझे मौका दिया आपने, आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत करने का। ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बालेश्वर जी की हम सेंटेनरी मना रहे हैं, और बालेश्वर जी का जो काम है और जो उनकी सोच है डायस्पोरा के लिए और हमारे नेबरहुड के लिए, ये हमको प्रेरणा देता है कि हम इस काम को और आगे बढ़ाएं। किस तरह से भारत के लिए दुनिया भर में सौहार्द, गुडविल बढ़ाई जाए, दोस्ती बढ़ाई जाए, और इसमें निहित ये भी बात है कि किस तरीके से हिंदुस्तान का फायदा ऑप्टिमाइज कर सकें। बालेश्वर जी के दिमाग में ये चीज हमेशा चलती थी, लेकिन फायदा लेने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि किसी को अपने अंगूठे के नीचे रखा जाए। अब अंगूठे के नीचे रखने वाला जो जमाना नहीं रहा है। बड़े बड़े देश, हमसे बहुत ताकतवर देश, अमेरिका, चाइना कोशिश करता है लेकिन चाइना भी नहीं कर पाता। वो भी आजकल बहुत छोटे देशों का, आपको तो इल्म नहीं है, जो हमारे इर्द गिर्द देश हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की पॉपुलेशन 215 मिलियन है, जो कि दुनिया में टॉप 10 कंट्रीज में आएगा। बहुत सारे कंट्रीज होते हैं जिनकी पॉपुलेशन आधा मिलियन होती है, 1 मिलियन होती है। वो कंट्री भी जो है वो किसी के दबके में नहीं आने वाला है। इस तरह की व्यवस्था हो गई है। आजकल का टाइम बहुत फर्क है। तो बालेश्वर जी की जैसी सोच थी कि दोस्ती से, प्यार से, मोहब्बत से हम आगे अपनी बात को बढ़ाएं, रिलेशनशिप को बढ़ाएं, देशों में दोस्ती बढ़ाएं
और लोगों में दोस्ती बढ़ाएं। तो खैर, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझको इस विषय पर काम करने का काफी मौका मिला। मैंने अपना करियर नेपाल से शुरू किया। 79 में मैं नेपाल गया, काठमांडू गया, वहां पर एम्बेसी में काम किया और नेपाली सीखी और नेपाली लोगों से मिलने जुलने का और नेपाल के बारे में, अपना इंडिया का रिलेशनशिप के बारे में सोचने का। और उसके बाद में बहुत डायरेक्टली जब मैं इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में था, तो वहां पे हमारा साउथ एशिया पे बहुत काम होता था और उसमें साउथ एशिया के काम के ऊपर मैंने बहुत काफी ध्यान दिया और मैं अपनी जो सोच है वो आपसे शेयर करूंगा। खैर, आज के सब्जेक्ट में हमारा जब नेबरहुड की बात करें तो नेबरहुड को मैं 3 हिस्सों में बांटना चाहता हूं। पहला तो नेबरहुड है चाइना, नेबरहुड है। दूसरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान को मैं एक अलग कैटेगरी में रख रहा हूं। एक पाकिस्तान को हम अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, अलग तरीके से बात करेंगे, और पाकिस्तान के अलावा फिर दूसरे और कंट्रीज। तो ये 3 हिस्सों में अगर बांट लें और इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखना है, इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे हो रहे हैं अगले पिछले 10-15 सालों में जिसका हमको वी हैव टू कीप इट इन आवर माइंड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन इन आवर नेबरहुड। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इंडिया का दुनिया में स्टैचर बढ़ रहा है और इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ रही है, इंडिया की जो वैल्यूज हैं, इंडिया की कल्चर है और इंडिया के कल्चर के एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे योगा समझ लें, इंडिया का खाना समझ लें, हमारी डेमोक्रेसी है, हमारी गांधी जी की जो नॉन वायलेंस की मैसेज है, हमारे पैसिफिस्ट क्रेडेंशियल्स हैं, हमारा दुनिया में हम बहुत एग्रेसिव तरीके से दूसरों से डील नहीं करते हैं। तो इन सब चीजों की दुनिया में एक तरीके से देखा जाए तो एक देयर इज अ ग्रोइंग एडमिरेशन फॉर इंडिया ऑन दिस अकाउंट। और इंडिया की एक्सेप्टेंस, इंडिया की जो कल्चर की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। कुछ वजह से ये भी है क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो इंडिया अब जैसे सन 70 में और 60 में एक गरीब देशों में जो कि सबसे भीख मांग रहा है, जो सबसे मदद चाहता है, वो नहीं है। अब एक इंडिया जो है एक सेल्फ कॉन्फिडेंट और तरक्की नुमा देश है। तो इस वजह से हमारा वो बढ़ रहा है। आज के कोविड के वक्त में आई थिंक कोई ऐसा देश नहीं है जिसने इंडिया जैसे कोविड को कंट्रोल में करके रखा। जब शुरुआत हुई थी तो देवर डायर कॉन्सिक्वेंसेस, बड़े लोगों ने पेसिमिस्टिक फोरकास्ट थी कि अभी मालूम नहीं है, इंडिया में जब होगा तो पता नहीं चलेगा क्या हो जाएगा, पूरी इंडिया जो है बर्बाद हो जाएगी। और लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इंडिया ने काफी कंट्रोल करके इसको रखा और आज की तारीख में हमारे नंबर्स काफी हद तक जो है दूसरे देशों से बेहतर हुए हैं। हमारी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी दुनिया भर की, अगर चाइना को एक दफा मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे तो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी जो इंडिया में सबसे बड़ी है। और कई लोगों ने बोला है कि शायद ये विश्व के लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो इन सब चीजों को हमें एक नजर में रखना पड़ेगा कि इंडिया की जो है वो क्रेडिबिलिटी, इंडिया की साख और इंडिया की इज्जत और पोजीशन, स्टैचर दुनिया में बढ़ रहा है। दूसरी बड़ी बात जो हमको अपने नजर में रखनी पड़ेगी कि इंडिया के अमेरिका से रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं। मैं इंडिया और अमेरिका का जिक्र क्यों करना चाहता हूं, क्योंकि अमेरिका अभी भी दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे अहम देश है और कोई भी देश का अमेरिका के साथ कैसा रिश्ता रहेगा, कैसा रिलेशनशिप होती है, उससे दुनिया भर के देशों पे, वो दुनिया भर के देश उस देश को किस तरीके से देखते हैं, वो काफी कुछ इस चीज पे डिपेंड करता है कि
उस देश के अमेरिका से क्या रिलेशनशिप है। इंडिया का ग्लोबल अफेयर्स में जो रोल है वो भी बढ़ रहा है। आप चाहे ब्रिक्स में देखें, एक बहुत खास बात हुई है कि G7 में इंडिया को इनविटेशन आया है। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी यूके में होने वाली है G7 की अगली मीटिंग, और इंडिया को इनविटेशन दिया गया है। और कई लोगों का जो जो G7 माने इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न नेशंस का सबसे जो ताकतवर देश है, उनकी ग्रुपिंग है। और उसमें कुछ लोग ये समझते हैं कि इंडिया अब एक क्वालिफाई करता है अपने एट्रीब्यूट्स की वजह से। इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, इंडिया की डेमोक्रेसी है, इंडिया लिबरल सोसाइटी है, इंडिया प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, और इस वजह से इंडिया को एक परमानेंट इनवाइटी की तरह से लेना चाहिए और G7 को थोड़ा एक्सपेंड कर देना चाहिए। मे बी G10 बना देना चाहिए, G8 या G9 बना के इंडिया को उसमें जोड़ें। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया की ग्लोबल स्टेज पे रोल बढ़ता जा रहा है। हाँ, हमें अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिली है, और वो शायद मिलेगी भी नहीं, कई सालों तक नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका एक तरीका है, उसका एक प्रोसीजर है। और उसके लिए अगर कोई भी परमानेंट मेंबर खिलाफ रहता है, चाइना हमारे खिलाफ में है, तो चाइना हमको कभी भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप नहीं लेने देगा। तो अब जो मैंने 3 टुकड़ों में बांटा है नेबरहुड को। बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा कि सबसे पहले तो जो हम ग्लोबल इंपैक्ट की बात करेंगे, वो सिर्फ चाइना का, इंडिया का चाइना से क्या रिलेशनशिप है, उससे एक ग्लोबल इंपैक्ट होता है। बाकी इंडिया पाकिस्तान का क्या रिलेशनशिप है, उसका ग्लोबल इंपैक्ट इनकॉन्सिक्वेंशियल हो गया आज की तारीख में, क्योंकि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बहुत परेशानी में है। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत परेशानी है। पाकिस्तान टेररिज्म के ऊपर जो है दुनिया भर में प्रेशर में है। उनकी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, पॉलिटिकल डिफिकल्टीज, आपने जिक्र किया कि कोई देश जो है वो दूसरे को इतना ज्यादा डेट दे दे, इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर ले कि खरीद ले। अब पाकिस्तान में इस चीज की सोच हो रही है, इस चीज के बारे में विचार हो रहा है, चिंता हो रही है कि जो चाइना के प्रोजेक्ट्स हैं वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, तो वो जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें चाइना मुफ्त में नहीं दे रहा है, चाइना लोन देके करता है प्रोजेक्ट्स को, और वो लोन की सर्विसिंग जो है वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगी, और उन प्रोजेक्ट्स का पाकिस्तान के लिए उतना फायदा भी नहीं है जितना कि उनको पैसा देना पड़ेगा। तो उसके बारे में दोबारा सोच विचार हो रहा है कि वो पाकिस्तान एक डेट ट्रैप में आ जाएगा। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान जो हमारे खिलाफ हमेशा जो है मुस्लिम कंट्रीज को लेवरेज करता था, OIC को और जो गल्फ के इंपॉर्टेंट कंट्रीज थे, आज पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि इंडिया ने बहुत ही कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए हैं सऊदी अरेबिया से रिलेशनशिप सुधारने के, UAE से संबंध सुधारने के लिए, ईरान से संबंध सुधारने के लिए। तो एक सिस्टमैटिक कैंपेन हमारी तरफ से मोदी जी की सरकार ने ली है कि जो इंपॉर्टेंट मुस्लिम कंट्रीज हैं उनसे हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो जाएं, और हमारी बहुत स्टेक है, क्योंकि हमारे बहुत मजदूर वहां पे काम करते हैं, इंडियंस काम करते हैं गल्फ में। हमारे को गल्फ से ऑयल की सप्लाई होती है, तो हमारे लिए बहुत अहम है, और इसलिए हमारी एक प्रायोरिटी में था कि हम उनसे रिलेशनशिप अच्छा करें, जिससे कि हमारा पाकिस्तान का जो वो लेवरेजिंग थी वो ब्लंट हो जाती है। अब हम जो पाकिस्तान की बात है कि सही फरमाया मिश्रा जी ने कि पाकिस्तान से हमने बहुत कोशिश कर ली, पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं हो सकता, पाकिस्तान हमारे दुश्मनी में ही रहेगा। और इस वजह से जो हम साउथ एशिया में सार्क वगैरह में काम करते थे वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, और पाकिस्तान हमको परेशानी करता ही रहेगा। वो जो भी चीजें उनके पास हैं, टेररिज्म का इस्तेमाल करेंगे, जो भी लेवरेजिंग का इस्तेमाल करेंगे, हमको बदनामी करने का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे यहाँ कुछ परेशानी होती है तो वो हमारी सेकुलरिज्म पे बात उठाएंगे।
तो हमें पाकिस्तान से हमेशा सावधान रहने की जरूरत है और अपने ही इंतजामात हमें मजबूत करने पड़ेंगे जिससे कि पाकिस्तान हमको नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं हो सके। पाकिस्तान से दोस्ती की उम्मीद कि पाकिस्तान के साथ हम इंडिया मिल के काम कर पाएंगे, ये उम्मीद को खैर फिलहाल के लिए हमें छोड़ना पड़ेगा। बाकी जो हमारे दूसरे नेबरिंग कंट्रीज हैं, नेपाल का बहुत जिक्र हुआ, तो जो चाणक्य की बहुत सारी बातें हमारे विदेश नीति में और गवर्नेंस में आज भी काफी सटीक हैं, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता कि हमको अपने नेबरिंग कंट्रीज को हमारा दुश्मन की तरह से ट्रीट करना चाहिए। ना ही ये फिलॉसफी कि जब तक हम उनसे बहुत मजबूत ना हो जाएं तब तक उनसे दोस्ती करके बाकी उनको जब मौका मिले तो उनको दबोच देना चाहिए। देखिए आज की तारीख में क्या है कि इंडिया बाकी नेबरिंग कंट्रीज, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं अब, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे कंट्रीज हमसे बहुत छोटे हैं और तो ये बात तो आती नहीं है कि हम जब उनसे बहुत ताकतवर हो जाएंगे, हम उनसे ताकतवर हैं आज भी और हमारा एसिमेट्रिक रिलेशनशिप है। हम बहुत सारी चीजें नेपाल को देते हैं, नेपाल से हमको उतनी चीजें नहीं मिलती। हम बहुत सारी चीजें बांग्लादेश को देते हैं, बहुत बेनिफिट्स देते हैं, लेकिन कई दफा हम लोगों को ये वहम हो जाता है, गलतफहमी हो जाती है कि इस रिलेशनशिप को हम अपने नुकसान से के करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। ये सोच की बात है कि आप इसको शॉर्ट टर्म के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं या लॉन्ग टर्म के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हमारे लिए ये फायदे की चीज है कि हम अपने नेबरिंग कंट्रीज की पीस के लिए पीस एंड प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक वेलबींग में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर वहां पे पीस एंड प्रॉस्पेरिटी होगी, वहां पे अगर अच्छा हाल होंगे तो उससे हमारे देश को फायदा होगा लॉन्ग टर्म में, हमारे देश की बिजनेस को फायदा होगा, हमारे देश में शांति रहेगी। अब आज मान लीजिए नेपाल में बहुत परेशानियां हैं, तो नेपाल का इतना बड़ा बॉर्डर है हमारे साथ, उस बॉर्डर का गलत इस्तेमाल हो सकता है। हमारे खिलाफ पाकिस्तान नेपाल से टेररिज्म का काम हो सकता है और उसको हमारे लिए कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। जो हमारे नेबरहुड में अगर परेशानी रहेगी, अशांति रहेगी, तो दुनिया भर के देश वहां पर आके हमारे लिए खुराफात करेंगे। तो आप इस चीज को समझें कि इन द लॉन्ग टर्म हमारे नेबर्स में हमें खुशहाली का माहौल बनाए रखना, और उसके लिए अगर हमारे कुछ पैसे और हमारा कुछ एफर्ट खर्चा होता है तो वो हमारे ही फायदे में बात होती है। कभी गलती मेरा ख्याल है हमारी तरफ से भी होती है, जैसे मिश्रा जी ने बोला, मिश्रा जी अकेले नहीं है उस सोच के लिए, बहुत सारे लोग इस तरह की सोच रखते हैं। कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली सरकार में भी हैं जो भी इस तरह की सोच रखते हैं, और इस सोच को चलते हुए कई दफा हम अपने नेबरिंग कंट्रीज को एक जो सॉवरेन स्पेस देनी चाहिए कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे उन्होंने नेपाल का जिक्र किया, तो नेपाल में कई सारे हमारे लोग हैं जो कि हम लोग हमारे नेबरिंग कंट्रीज को एक सॉवरेन, इंडिपेंडेंट, इक्वल कंट्री मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हम ये समझते हैं कि ये हमारा ही हिस्सा है, हम उनको उस तरह से ट्रीट करें। तो अगर हम ये मान के चलें कि नेपाल, इवन भूटान और श्रीलंका, सब ये सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं और हम उनके बड़े भाई हैं, हम उनसे अच्छा रिश्ता बना के रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम उनको एक सॉवरेन स्पेस, एक ऑटोनोमस स्पेस देनी पड़ेगी। और कोई भी कंट्री का ये एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है। जैसे नेपाल के लिए, नेपाल है इंडिया और चाइना के बीच में, तो वो अपने रिलेशनशिप इंडिया और चाइना से बैलेंस करना चाहते हैं, और कई दफा
हमारी सोच क्या है कि भाई आप चूज करिए, आप चाइना के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। तो ये सवाल उनसे पूछना मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि एक नेपाल का जो आदमी है, नेपाल के लिए क्यों नहीं पॉसिबल होना चाहिए कि वो चाइना के साथ में भी रहे और इंडिया के साथ में भी रहे, और वो इंडिया से भी प्रोजेक्ट्स साथ में करे, इंडिया से भी कोलैबोरेशन करे और चाइना से भी करे। बांग्लादेश चाइना के साथ में भी चले और इंडिया के साथ में भी चले। अब सोचने की क्या बात है कि अगर नेपाल चाइना के साथ चलता है और इंडिया के साथ चलता है तो हमको इसमें इनसिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है नेपाल के साथ, जो हमारे सारे हमारी जितनी नजदीकी है, हमारे जितने कल्चरल रिलेशंस हैं, हमारा इतना बड़ा बॉर्डर है चाइना से, जो उनकी कनेक्शन इतना आसान नहीं है। तो अगर 90% इंडिया के साथ रहता है, 90% इंडिया के साथ कनेक्शन है, तो हमको इस बात की परेशानी नहीं होनी चाहिए कि 10-15% नेपाल की जो रिलेशनशिप है, कांटेक्ट है, वो चाइना के साथ या किसी और देशों के साथ में भी रहे। इसी तरह से हमको भूटान के बारे में भी सोचना पड़ेगा। हम लोगों की सोच काफी संकीर्ण हो जाती है। आज की तारीख में हम ये सोचते हैं कि भूटान सिर्फ हमारे गोदी में बैठा रहे, और मुझे लगता है कि अगर हम इस सोच को आगे बढ़ाएंगे तो हमको भूटान के साथ में भी आगे समस्या हो सकती है। तो हमको भूटान को भी एक सॉवरेन ऑटोनोमस स्पेस देनी चाहिए अपनी तरफ से, और अगर अपनी तरफ से हम स्पेस दें तो उनको वो इनसिक्योरिटी नहीं होती है, उनको नहीं लगता कि बस वो इंडिया ओवरवेल्म कर रहा है हमको। तो अगर ऐसा सोचा जाए तो इन कंट्रीज में भी ये सोच है कि इंडिया के साथ चलने में उनका फायदा है, उनकी इकोनॉमी का इजाफा जो है वो कितने ही दूसरे देश आ जाएं, कितने ही यूरोपियन नेशंस आ जाएं, कितना ही चाइना आ जाए, लेकिन जब तक कि चाइना इंडिया के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक उनके देश का उत्थान नहीं हो सकता, तब तक उनके देश का इकोनॉमिक जो है वो रिवाइवल पॉसिबल ही नहीं है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे बांग्लादेश हो। तो अगर हम थोड़ी समझदारी दिखाएं, और मैं समझता हूं कि जो मोदी जी की सरकार है इस बारे में उन्होंने अच्छी सोच दिखाई है। कांग्रेस की सरकार ने शायद इस बात को अच्छी तरह से नहीं समझा और नेबरिंग कंट्रीज को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। मोदी जी ने आते ही के साथ हमारे नेबरिंग कंट्रीज को, जहां जहां पे हमारे प्रधानमंत्री 15-15, 20-20 सालों से नहीं गए थे, मोदी जी वहां विजिट करने गए और उन्होंने जो है हमारे नेबरिंग कंट्रीज को इंपॉर्टेंस, जो ड्यू इंपॉर्टेंस देना चाहिए वो ड्यू इंपॉर्टेंस देना शुरू किया। ये आप समझें कि जो कंट्रीज की रिलेशनशिप है वो सिर्फ फिजिकल डॉलर्स और सेंट्स में नहीं होती है कि मैंने कितना सामान आपको दिया, कितना आपसे सामान लिया। एक इमोशनल चीज है, हम आपको कितनी इज्जत देते हैं, हम आपको कितनी कंसिडरेशन देते हैं, हम आपका कितना ध्यान रखते हैं। ये रिलेशनशिप जैसे भाइयों में होता है, जैसे आदमियों में होता है, जैसे लोगों में होता है, उसी तरह से रिलेशनशिप जो है वो कंट्रीज के बीच में भी होता है। तो ब्रॉडली मैं कहूंगा कि हमारे रिलेशनशिप हमारे नेबरिंग कंट्रीज से अच्छे हैं, और थोड़ी बहुत ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन इस बारे में हमको बहुत ज्यादा चिंतित होने का जरूरत नहीं है। अपनी तरफ से हमको ये कोशिश करते रहना चाहिए कि हम अपने नेबरिंग कंट्रीज को ड्यू कंसिडरेशन दें, उनको ऑटोनोमस स्पेस दें, उनको मौका दें कि दूसरे देशों से भी आप अपने रिश्ते बनाइए, अपना संबंध बढ़ाइए। और हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज में खुशहाली हो और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़े, जिससे कि इंडिया के रिलेशनशिप बढ़ेंगे। अब मैं फाइनली एक चाइना के बारे में बात करना चाहता हूं कि चाइना से जो हमारे रिलेशनशिप हैं वो काफी टेंस पीरियड से गुजर रहे हैं, और हमने चाइना से बहुत कोशिश करी कई सालों से कि हम चाइना के साथ साथ चलें, हम जैसे चाइना को बढ़ने का मौका दें, चाइना हमको बढ़ने का मौका दे। चाइना को हमने जो है वो इंटरनेशनल स्टेज पे आगे बढ़ाया, जितनी कोशिश हो सकती थी हमारी तरफ से। हमने चाइना के लिए जो इरिटेंट्स थे उन सबको खत्म कर दिया। तिब्बत के बारे में हमने एक भी सवाल नहीं उठाया, ताइवान के बारे में हमने कोई भी सवाल नहीं उठाया, जो कि चाइना को जिस चीजों पे सेंसिटिविटी है उन चीजों को हमने एक अलग रख दिया।
चाइना को हमने इंडिया में इन्वेस्टमेंट का मौका दिया, चाइना को हमने इंडिया में अपना सामान बेचने का मौका दिया, लेकिन जो हमको चाइना से परेशानियां रही उसको चाइना ने कभी भी उसका रेजोल्यूशन करने की कोशिश या कोई भी तत्परता नहीं दिखाई। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, $50 बिलियन के करीब ट्रेड डेफिसिट है, उसको चाइना ने कभी भी रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करी। हमको चाइना ने दुनिया के स्टेज में जो हमारा एक हक बनता है कि हम एक रोल अदा करें, जितना इंडिया आज की तारीख में बड़ा हो गया है, लेकिन चाइना ने हमको हमेशा रोका और आज तक रोकता जा रहा है। फिर मिलिटरीली हमारे खिलाफ जो है वो जो 62 में वॉर हुई और हमारा बहुत सारा जो है हमारी टेरिटरी को उसने हथिया लिया, और उसके बाद भी चाइना का रुख जो है बहुत एग्रेसिव, और इंडिया के लिए नहीं, अब चाइना का ये आप चारों तरफ देखें कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, और चाइना ने जो जितने भी अपने नेबरिंग कंट्रीज हैं सबके खिलाफ ये रुख अपनाया हुआ है। तो छोटे उसको संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने करीब 15-20 सालों से इसकी कोशिश हो रही है इंडिया में, और हर सरकारों ने किया, कांग्रेस की सरकार ने किया, हमारे मोदी जी ने किया, और बहुत प्रेम दिखाया चाइना के प्रेसिडेंट के लिए, उनको अहमदाबाद बुलाया, लेकिन कोई भी चीज से कुछ फायदा नहीं हुआ। चाइना हमसे एक जो है वो बेरुखी का और एक एडवर्सेरियल जो है रिलेशनशिप कर रहा है। तो अब हमको चाइना के खिलाफ और चाइना से हमको संबंध जो है, हमको ये समझने की बात है कि चाइना से हमारे मुश्किल रिश्ते हैं, चाइना से एडवर्सेरियल रिलेशनशिप है। जो चाणक्य की जो नीति है वो यहां पर खरी उतरती है, क्योंकि इंडिया और चाइना टक्कर में है। छोटे छोटे देशों में ये नीति नहीं अप्लाई करती है, लेकिन इंडिया और चाइना में अप्लाई करती है कि चाइना हमारा नेबरिंग कंट्री है, तो चाइना से हमारी कभी दोस्ती नहीं होगी और चाइना हमारा एक दुश्मन होगा। अब इसको हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, इसका ग्लोबल रिलेशनशिप पे क्या असर होता है। अब ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका और चाइना, अमेरिका नंबर 1 कंट्री है और चाइना नंबर 2 कंट्री। जैसे कोल्ड वॉर के वक्त में हमने आदत पड़ गई थी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई उसके बाद में कोल्ड वॉर शुरू हो गई और दुनिया जो है वो 2 खेमों में बट गया, एक अमेरिका, एक रशिया, सोवियत यूनियन। तो जो जितनी भी जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स को हम स्टडी करते थे, उसको समझने की कोशिश करते थे, इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे जो सेंट्रल बात थी जिसको हम बीच में रखते थे, उसके बाद चारों तरफ समझते थे कि यूएस एंड यूएसएसआर जो है, यूएस एंड सोवियत यूनियन के बीच में जो है टेंशन है, टकराव है, और उस टकराव को देखते हुए बाकी लोग अपना अपना संबंध और अपनी अपनी पोजीशन को जमाते हैं कहां पे। तो आज की तारीख में वो यूएस सोवियत यूनियन की जगह सेंट्रल वेक्टर, जो सेंट्रल जो हमारा जो चीज है वो यूएस चाइना हो गया है। तो यूएस चाइना की जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है। अमेरिका में कभी कुछ लोग इस बात को एडमिट नहीं करते हैं, फिर से रशिया को ले आते हैं, लेकिन अब मोटे तौर पर इस बात की समझ सबको आ रही है। बाइडेन ने भी खुद बोला है कि चाइना से हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अमेरिका चाइना को अगर टेंशन हो रही है तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि इंडिया को चाइना से टेंशन है। इंडिया को चाइना से नॉट जस्ट टेंशन, ये टेंशन की बात नहीं है कि चाइना हमारे लिए नेपाल में परेशानी कर रहा है, चाइना हमारे लिए श्रीलंका में परेशानी कर रहा है, चाइना हमारे लिए इस देश में परेशानी कर रहा है, ये बात की बात नहीं है। लेकिन चाइना से हमको सिक्योरिटी थ्रेट है, ये बहुत बड़ी बात है। ये उससे आगे की बात है कि चाइना इज पोजिंग अ डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट। हमारे बॉर्डर्स पे खतरा है, हमको पूरी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस रखनी है, हमको तैयारी रखनी है। तो चाइना से हमारी पूरी मिलिट्री सिक्योरिटी थ्रेट है। चाइना पाकिस्तान को मदद करेगा, चाइना पाकिस्तान मिलकर इंडिया पे एक सिक्योरिटी थ्रेट पोज कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में हमको जो यूएस चाइना की रिलेशनशिप में यूएस चाइना की टेंशन है
उस बात को लेवरेज करना चाहिए, उस बात का फायदा उठाना चाहिए और इंडिया को अमेरिका से और बेहतर रिलेशनशिप करके, जिससे कि जो हमको चाइना से खतरा है उस खतरे को हम जो है थोड़ा बहुत ब्लंट कर सकें, थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज कर सकें। तो ये बड़ा फैक्टर है कि इंडिया चाइना की जो टेंशन है इससे ग्लोबल इंपैक्ट होता है, क्योंकि इससे जो है अमेरिका को भी समझ में आता है कि अगर चाइना को उनको न्यूट्रलाइज करना है ग्लोबल स्टेज में, और ग्लोबल स्टेज से भी ज्यादा जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन में, जो कि आज की तारीख में बढ़ता हुआ एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इंडो पैसिफिक रीजन में अगर अमेरिका अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहता है और चाइना को ब्लंट करना चाहता है, तो उनके पास सबसे बड़ा औजार जो है वो इंडिया है। और इंडिया के पास सबसे बड़ा औजार हमारी सिक्योरिटी थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो चाइना से अराइज करती है, हमारे पास अमेरिका है। तो मैं ये बात कह रहा हूं कि जितना इंडिया अमेरिका को जरूरतमंद है, उसी तरह से अमेरिका भी इंडिया का जरूरतमंद है। तो इंडिया और अमेरिका दोनों एक दूसरे को आज की तारीख में उनकी नीड है, और इससे जो है वो एक बहुत बड़ा ग्लोबल इंपैक्ट पड़ रहा है, और उस ग्लोबल इंपैक्ट को हमको जो है पूरा आगे बढ़ा के लेवरेज करने की जरूरत है, जिससे कि हमारा फायदा बढ़ सके। और कोविड की सिचुएशन में जिस तरह से चाइना की क्रेडिबिलिटी में परेशानी है, चाइना की थोड़ी सी इज्जत में कमी आई है, चाइना की जरूर जो है वो जो इमेज है दैट हैज टेकन अ बीटिंग। बहुत सारे देश ये भी कह रहे हैं कि चाइना में सारा मैन्युफैक्चरिंग आ गया है, जिससे कि दुनिया भर के देशों को बहुत खतरा हो गया है और एक ये स्ट्रेटेजिक थ्रेट हो गई है, और चाइना से कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग जो है वहां से निकलनी चाहिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी हमको एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है कि वो जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वहां की मैन्युफैक्चरिंग निकल के इंडिया में आएगी और जिससे कि इंडिया की तरक्की हो सकेगी, तो इंडिया की मतलब अगर मोटे तौर पे बात करें तो कोरोना सिचुएशन ने एक ऐसा मौका लाया है कि चाइना की जो इमेज को क्षति पहुंची है, चाइना की इमेज ने को बीटिंग मिली है दुनिया में, और इससे जो है हमको मौका मिला है कि हम जो है दुनिया के पटल पे, दुनिया के स्टेज पे हम अपनी छवि को इम्प्रूव कर सकें। तो ये मोटी मोटी बात के बाद मैंने अपने संक्षेप में चाइना, पाकिस्तान और हमारे नेबरिंग कंट्रीज के बारे में थोड़ा एक मोटा मोटा चित्र रखा है। शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। और मैं हमेशा फॉरेन पॉलिसी में इस बात को आगे बढ़ाता हूं कि पॉलिसी को कभी भी हमें शॉर्ट टर्म में नहीं देखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में देखने में गलतियां बहुत ज्यादा आसानी से हो जाती हैं। एक बहुत एग्जाम्पल जो आप सब लोगों को मालूम है, अगर अमेरिका ने जो है वो अफगानिस्तान से, उनको बड़ी परेशानी थी, अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन घुस आया था, और अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन को निकालने के लिए उन्होंने इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, इस्लामिक रेडिकल एंड टेररिस्ट एलिमेंट्स की मदद ली, कि उससे उनका एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव कि सोवियत यूनियन को वहां से निकालना है। लेकिन सोवियत यूनियन से निकाल पाए, ठीक है, लेकिन वही जो उनके जिन लोगों को उन्होंने पाला, उन लोगों ने ही बाद में, कई सालों के बाद में, वहां पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बॉम्बिंग करके हजारों लोगों का नुकसान पहुंचाया। तो मैं समझता हूं कि अगर क्लॉक को रिवाइंड किया जाए, अगर अमेरिका को दोबारा मौका दिया जाता कि क्या आप अफगानिस्तान में वही काम करना चाहते हैं फिर से सोवियत यूनियन को निकालने के लिए, तो शायद उनको ये समझ में आता कि ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी ठीक नहीं रही। तो
बहुत एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में। शॉर्ट टर्म में सोचना हमेशा जो है वो चाहे तो फॉरेन पॉलिसी हो चाहे देश की गवर्नेंस हो, शॉर्ट टर्म अप्रोच नेवर पेज। तो मेरा जो कहना है कि खासकर विदेश नीति को जो हमारे नेबरहुड में जो संबंध हैं उन सब से हमें एक लॉन्ग टर्म का सोच रखनी चाहिए और उस सोच में हम आगे बढ़ें। धन्यवाद। धन्यवाद गुप्ता जी। मेरी आवाज आ रही है सबको? आर यू गेटिंग मी? एम आई ऑडिबल? यस सर। मेरे को बड़ी कम आवाज है। गुप्ता जी ने कहा, अभी जैसे कहा कि समय बदल गया है, इंडिया का स्टेचर बहुत हाई हो चुका है, हम कल्चरली बहुत रिच हो चुके हैं भी, थे भी। जैसे योगा है, आज लगभग देश के, वर्ल्ड के 150 से ऊपर देश जो हैं इसको अपना रहे हैं, वहां योगा क्लासेस हैं, योग चल रहा है। तो हमारा जो अभी हमने कैसे कोविड पैंडेमिक को टैकल किया है, ये एक बहुत ही तारीफ का विषय है। हमने दवाइयां बनाई, हमारे जितना नुकसान होना था नहीं हुआ, जिस तरह से एक्सपेक्टेड था नहीं हुआ। और इंडिया ने मुस्लिम कंट्री से भी आगे बढ़ के रिलेशन अच्छे किए हैं, उनसे एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, इसमें भी हमारा वर्ल्ड अफेयर्स काफी अच्छे हुए हैं। पाकिस्तान इज अ परमानेंट कंट्री, ये मान लिया गया है। और ये भी गुप्ता जी ने बताया कि हमारे अपने पड़ोस देशों, नियर देशों के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए ताकि वो काम है। ये पॉलिसी मोदी जी की रही है, उन्होंने पावर में आते ही पहले पड़ोसी देशों से अपना संबंध किया। इसके साथ और ये भी गुप्ता जी बताया कि अगर अमेरिका से दोस्ती रहे तो वो हमारे लिए फायदेमंद है। चाइना विल बी अवर परमानेंट एनिमी आल्सो। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री शैलेंद्र पसीने जी से टू प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स। सर मैं एक बीच में हमारे प्रश्न करेंगे। सर मैं अमित गुप्ता बात कर रहा हूँ, अगर ठीक समझे तो क्या एक दो प्रश्न लेना चाहेंगे जिज्ञासा समाधान के लिए? समय का अगर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरी तो आई एम नॉट ऑडिबल मच, मेरी तो बहुत लो। एनीवे आप प्रश्न आचरण वेलकम है। गुप्ता जी प्रश्न हो जाए क्योंकि मिश्रा जी हैज लेफ्ट, आई थिंक मिश्रा जी हैज लेफ्ट। हाँ जी, हाँ बोलिए। गुप्ता जी कैन रिप्लाई नाउ। हाँ जी अमित जी बोलिए। जी गुड आफ्टरनून सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने जितनी सारी विषय रखे, इतनी सरलता से, सहजता से नॉन डिप्लोमेटिक कोर कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले लोगों को भी ये सब बातें समझ में आई और आपने बहुत सरल शब्दों के अंदर में सारी बात बताई। मेरी तरफ से भी साधुवाद स्वीकार करें। आपने अंत में चाइना के विषय में बात करी है सर, तो गोइंग फॉरवर्ड ये लंबा स्टैंड ऑफ हम देख रहे हैं ट्रेड के अंदर में, भारत की तरफ से एप्स को परमानेंटली बैन करने की बात देख रहे हैं। क्या सचमुच जो ट्रेड के ऊपर जो इम्पैक्ट है, जो ट्रेड इम्बैलेंस का जो इम्पैक्ट है, क्या उसमें गोइंग फॉरवर्ड आपको लगता है कि कुछ परिवर्तन आएंगे सर? जी हाँ, ये जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, ये बहुत ही चिंतनीय चीज है और कई सालों से चलती जा रही है। देखिए, चाइना के बारे में मैंने कई दफा बोला है कि चाइना से हमारी लड़ाई वो बॉर्डर पे नहीं है। हमारी लड़ाई जो है वो अपनी मानसिकता से है। पहले तो हमको ये मानना पड़ेगा, अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा कि हम चाइना के मुकाबले में खड़े हो सकते हैं। और परेशानी की बात क्या है कि जो हमारे ट्रेडिशनल चाइना स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने अपने दिमाग में ऐसा बैठा लिया है कि हम चाइना को टक्कर नहीं दे सकते, चाइना हमसे बहुत बड़ा है। मैं मानता हूं बहुत सारे पैरामीटर्स में अगर देखा जाए, चाइना की फौज, चाइना की मिलिट्री, चाइना का न्यूक्लियर पावर, चाइना की स्टील मेकिंग कैपेसिटी, सब चीजों में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, सब चीजें इंडिया से बहुत ज्यादा हो सकती हैं। लेकिन छोटा से छोटा कंट्री हमको चैलेंज कर लेता है। वियतनाम जैसा कंट्री भी चाइना को चैलेंज करता है। वियतनाम और चाइना में जो एसिमेट्री है वो तो खैर बहुत ज्यादा एसिमेट्री है ना। हमारी और चाइना की एसिमेट्री इतनी ज्यादा नहीं है।
तो पहले तो आपको मानसिकता पे जीत करनी पड़ेगी कि हम चाइना को टक्कर दे सकते हैं। दूसरी बात रही कि जो ट्रेड का जो डेफिसिट है, इससे देखिए सिर्फ $50 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है और हमारा फॉरेन एक्सचेंज उधर जाता है। ये सिर्फ यही बात नहीं है। बात ये हुई कि चाइना का जैसे सामान आना शुरू हुआ सस्ता सा, तो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गई। एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपको लोगों को मालूम होगा, जो हमारी सोलर पावर जनरेशन की हमारी एक एम्बिशन है, हमारा टारगेट है कि 100 गीगाबाइट्स हम गीगावाट्स की कैपेसिटी को इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए सोलर पैनल्स की जरूरत पड़ती है। अब सोलर पैनल की हमारे यहाँ काफी मैन्युफैक्चरिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी, और क्योंकि चाइना से वो जो सोलर पैनल से सस्ते आने लगे, तो हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, हमारी फैक्ट्रियां बंद होने लगी। और एक वक्त था, मुझे अभी हाल में नहीं मालूम है, 1-2 साल पहले की बात कह रहा हूं, कि करीब 60-70% हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी वो ठप हो गई थी, इस्तेमाल ही नहीं होती थी। तो चाइना ने उसको जो है वो खत्म। हमारे यहाँ ये क्रिटिकल एरिया है, क्योंकि हमारे को सोलर पावर जनरेशन ये हमारी एक क्रिटिकल नीड है एनर्जी की, और उसमें जो है हम ऐसी डिपेंडेंसी पे पहुंच गए चाइना के ऊपर कि चाइना हमको सोलर पावर, सोलर से पैनल्स देगा, सोलर सेल्स देगा, तो हमारे यहाँ चीजें बनेंगी। तो जब तक वो हमारे को देते जा रहे हैं, कल अगर हमारे को आर्म ट्विस्टिंग करेंगे और कहेंगे हम आपको नहीं देते। अब हमारी जो है वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, API बोलते हैं, अगर वो चाइना पे हमने बहुत डिपेंडेंस बढ़ा ली, और अगर चाइना नहीं देगी तो हमारे यहाँ जो है वो जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग पे असर पड़ेगा। तो हमको कभी भी इस तरह से जो है वो क्रिटिकल डिपेंडेंसी को नहीं डेवलप करना चाहिए। और हमारी मैन्युफैक्चरिंग बहुत जरूरी है। हम लोग सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया और अभी आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हैं जब हम छोटी से छोटी चीजें, हमारे जो मूर्तियां हैं भगवान जिनको हम पूजा कर, वो हमारे चाइना से बन के आते हैं। तो क्या हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं? तो आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है कि अपने यहाँ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाएं। अच्छा, ये सोचना कि जो है वो लोग बाग जो है वो वॉलंटरीली जो है लेना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। आज मुझको जो है, अगर मैं जाऊं बाजार में और मुझको जो है अपनी लड़ी लगानी है दिवाली पे, और वो मिल रही है 10 रुपए की और क्वालिटी भी खराब है, वो बोलता है, दुकानदार बोलता है कि चाइना वाली मिल रही है 5 रुपए में ले लीजिए, वो अच्छी भी है, तो मैं तो 5 रुपए की ले लूंगा। तो इसलिए सरकार पे जो है वो ऑब्लिगेशन आता है, गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज बननी चाहिए। और सरकार अभी कड़ा रुख दिखा रही है, थोड़ी डेफिसिट कम हुआ है, लेकिन बहुत असर नहीं हुआ है। मेरा ख्याल है और जबरदस्त मेजर्स लेने की जरूरत है। और डेफिसिट किस तरह से रोकना है, जैसे इन्वेस्टमेंट पे बहुत रोक लगाई गई ना, बहुत सारे ऐप्स को बंद कर दिया, बहुत सारे चाइनीज इन्वेस्टमेंट मैंने जिक्र किया है। एक वक्त ऐसा होता था कि चाइना के इन्वेस्टमेंट को हम इंडिया में कोई रोक नहीं लगाते थे। मैं खुद जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड में था उस वक्त, करीब 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 13-14 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस वक्त में हमारी बहुत सारी एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज, रेवेन्यू एजेंसीज वर रेजिंग दिस इशू कि चाइना का इन्वेस्टमेंट है, क्रिटिकल एरियाज हैं हमारे, जो है वो पोर्ट्स में, हमारे जो है वो टेलीकम्युनिकेशन में, हमको चाइना से सावधान रहना चाहिए। लेकिन हमारे देश का जो है वो एक अप्रोच थी कि नहीं, चाइना हमारा दोस्त है, चाइना के साथ हम मिलजुल के आगे बढ़ रहे हैं और चाइना को आने दें, चाइना का इन्वेस्टमेंट आने दें। लेकिन आज मौका फर्क पड़ गया है। तो जो मोदी जी की सरकार ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं इन्वेस्टमेंट पे रोकथाम लगाने के लिए, प्रायर अप्रूवल कैटेगरी, और मेरा ख्याल है उसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। एक चाइना वही मैसेज समझ सकता है कि अगर आप हमको, हमारे साथ नहीं चलेंगे और हमारी जो परेशानियां हैं उनको रेजोल्यूशन नहीं करेंगे, तो हम वी आर रेडी, हम आपसे डरते नहीं हैं, हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, चाहे वो डिप्लोमेटिक एरिया में हो, चाहे वो पॉलिटिकल एरिया में हो,
चाहे वो मिलिट्री एरिया में हो। हम ये नहीं कि हम उनको पर अटैक करके उनको भगा देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हम, लेकिन हम पूरी तैयारी से डटे रहेंगे। और हम जो है इकोनॉमिक एरियाज में भी, इकोनॉमिक फील्ड में भी हम करेंगे। अगर हमें डिप्लोमेटिक तरीके से अगर हमें कोर्ट में मिलना है, और हम ये नहीं कि चाइना के डर की वजह से हम जो है वो ऑस्ट्रेलिया और जापान और अमेरिका से मिलना बंद कर देंगे, क्वाड की मीटिंग बंद कर देंगे, हम अमेरिका से एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं, हम सब करेंगे। हम आप पे प्रेशर डालना चाहते हैं, बल्कि अगर हमें मौका जरूरत पड़ेगी तो हम तिब्बत का भी सवाल दोबारा उठाएंगे, हम ताइवान की भी बात उठाएंगे, हम ताइवान से एक सरकारी डेलीगेशन को भी बुलाएंगे, क्यों नहीं बुला सकते हम। तो जब तक कि चाइना को हर तरीके की चीजें जो है आप उनको नहीं बताएंगे ना, चाइना को समझ में नहीं आने वाला। धन्यवाद, धन्यवाद गुप्ता जी, जी धन्यवाद गुप्ता जी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंदौर चैप्टर के जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर शैलेंद्र पसीने, जो कि सोशल वर्कर हैं, इंडस्ट्रीज भी हैं, तो प्लीज आभार प्रकट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, वोट ऑफ थैंक्स देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद टीएन मल्होत्रा साहब। आज के इस वेबिनार का विषय था भारत का अपने पड़ोसी देशों से संबंध और उसके वैश्विक प्रभाव। इस संबंध में आज हमारे आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र गुप्ता साहब ने एक साथ गर्भित अपना वक्तव्य दिया, जो बहुत ही अच्छा था। उनके हम बहुत बहुत अपने उनके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। इसी तरह से हमारे इंदौर चैप्टर के अध्यक्ष श्री प्रियन मिश्रा साहब ने भी अपनी बात कही, उनके प्रति भी मैं मेरी तरफ से और इंदौर चैप्टर की तरफ से उनका आभार प्रदर्शन करता हूं। मेरे अपने इंदौर चैप्टर के श्री रमेश कुमार जी गुप्ता ने हमारे आदरणीय श्री बालेश्वर दयाल जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर उनके बारे में संस्मरण सुनाए, मैं उनका भी आभार प्रदर्शन करता हूं। और अंत में आज के संयोजक श्री टीएन मल्होत्रा साहब का भी मैं आभार प्रदर्शन करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार मल्होत्रा जी, सबको नमस्कार।